कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा तो ये तो नॉर्मल है। वी आर ह्यूमन्स और इसलिए थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस आना तो ज़रूरी है पेपर को लेके। लेकिन देखिए अब वक़्त आ गया है अपनी रियल पोज़ीशन को एनालाइज़ करने का कि आपकी स्थिति इस समय क्या है? क्योंकि अब ज़्यादा वक़्त बचा नहीं है, तो हमको अपनी रियल पोज़ीशन चेक करनी है। अब ये रियल पोज़ीशन चेक क्या है? रियल पोजीशन चेक का मतलब है कि आपको अपनी पोजीशन एनालाइज करनी है, अपनी अपनी तैयारी को एनालाइज करना है कि भाई अब तक आप किस स्थिति में हैं, कितने पानी में हैं आप, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको रेगुलरली 15 से 20 मिनट निकालने हैं और करना क्या है कि कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, जो भी कोई सा भी मैथमेटिक्स उठा लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए और उसमें से जितने चैप्टर्स अब तक आपके हो चुके हैं, रैंडमली कोई भी एक चैप्टर खोलिए, उससे एक क्वेश्चन लिखिए, फिर कोई दूसरा चैप्टर खोलिए, उससे एक क्वेश्चन लिखिए, कोई तीसरा चैप्टर खोलिए, ऐसे 5 चैप्टर खोल के देखने हैं और उनसे एक-एक क्वेश्चन लेना है और कोई सा भी अचानक से, और फिर उन क्वेश्चंस को अपने सामने रखना है और समझ लीजिए कि वो आपका एग्जाम पेपर है और उसको आपको सॉल्व करना है। एग्जाम समझ लीजिए अभी एग्जाम है, वो एग्जाम पेपर है। अगर आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि इन चैप्टर्स में आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है और इनको अब उतना ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लो आपने 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन लिए थे, तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत उठाइए उस चैप्टर को और रिवाइज करने में लग जाइए। इससे क्या होगा? इससे आपको अपना पता चलेगा कि आपकी रियल पोजीशन क्या है, आप अभी की तैयारी में किस लेवल पर हैं, और इसके साथ-साथ जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, मतलब जिनमें आपकी तैयारी नहीं है, उनका भी पता चल जाएगा और उससे क्या होगा कि उनका रिवीजन पहले हो जाएगा। नॉर्मली क्या होगा कि अगर आप एक तरफ से रिवीजन करते जा रहे हैं, तो हो सकता है जो चैप्टर पहले से स्ट्रांग हो, उनका ही रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आप एक तरफ से चलते जा रहे हैं। तो बस करना इतना सा है कि आपको इससे, और जबकि आप अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके वीक चैप्टर्स निकल के आ जाएंगे आपके सामने, और जो वीक चैप्टर्स आ जाएंगे तो उनको आप ज्यादा टाइम देंगे। तो रेगुलरली करने का क्या है कि एक चैप्टर, जो चैप्टर आपको वीक लग रहा है उसको तैयार कर लीजिए। और आज जैसे आपने मान लो मैथमेटिक्स की पोजीशन चेक की है, कल इंग्लिश के लिए ऐसे ही करिए, परसों फिजिक्स के लिए ऐसे ही करिए, और सप्ताह में इसको दोहराते रहिए, इसको करते रहिए, ठीक है। और जिसको आपको लगता है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि इसको ज्यादा ही दिक्कत है, इसमें ज्यादा ही पीछे चल रहे हैं, तो उसके लिए संडे 7 दिन आपने इस एक्सरसाइज को करा, आपको पता चल गया, आपके पास इकट्ठे हो गए कि ये चैप्टर मेरे कमजोर हैं इस विषय में। संडे को यही करना है। देखो संडे को मैं जानता हूं कि आपके टेस्ट होते रहते हैं, तो आपको वहां भी टाइम देना पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन शाम को 3 से 4 घंटे आपको सबसे वीक चैप्टर्स के लिए निकालना है और पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जो कमियां हैं वो दूर होंगी। देखिए हम परफेक्ट तभी बनते हैं जब अपनी कमियां पता चलती हैं। अभी तो क्या है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन चीज हमारी स्ट्रांग है, कौन हमारी वीक है, कौन चैप्टर में हमें ज्यादा टाइम देना है, किस में ज्यादा कम टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। और कईयों का तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि कुछ सब्जेक्ट को पकड़ के हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बाकी से सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि आपकी मार्कशीट तभी वेल डेकोरेटेड होगी, तभी बहुत अच्छी होगी, जब सभी सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और वो कब आएंगे? जब आप सबके लिए बराबर टाइम दे पाएंगे। और वो कब कर पाएंगे? जब आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स को और सब्जेक्ट को पहचान पाएंगे। अभी तो क्या है कि एक धुन सी सब आ रहा है, बस दौड़े जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहे हैं, और जब किताब बंद कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपना पोजीशन क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने वीक पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। और एक चीज और है, क्या अब ना एक चीज और पता लगाइए कि आपका एक्चुअल में जो दिन भर का टाइम है वो आप कहां कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक दूसरी एक्सरसाइज है कि हम पता लगाएं कि हमारा टाइम कहां इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कई जगह तो ऐसा टाइम यूज हो जाता है, ऐसा वेस्ट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कहां टाइम निकल गया, और उसका कुछ प्रोडक्टिव कुछ होता नहीं है। तो सुबह से एक लिस्ट, ये भी एक लिस्ट बनाइए अपने डेली रूटीन की, ठीक है, कि सुबह जब आप जगे और फिर रात को सोने गए तो कहां कहां कितना कितना समय आपने दिया, कितना कितना टाइम इन्वेस्ट आपने किया और कहां किया,
कहाँ आप फालतू बातें करते रह गए, आपको कोचिंग जाने में कितना समय लगता है, आने में कितना समय लगता है, उसमें जेन्युइन टाइम कितना है। मतलब आप जब कोचिंग से या स्कूल से बाहर निकलते हैं तो क्या आप सीधा घर चले आते हैं या फिर वहां 10-5 मिनट 20 मिनट ऐसे ही खड़े रहते हैं और यहां वहां की बातें करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कोचिंग से नीचे खड़े होके ज्यादातर ज्यादातर वो बातें करते हैं जिनका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि अगर आपने 20-20 मिनट 10-10 मिनट भी यहां ऐसे खर्च कर दिए तो दिन में 1 से 1.5-2 घंटे ऐसे हो जाते हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है, जिनका कोई प्रोडक्टिव यूज ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम को वहां से निकालना पड़ेगा, उसको अब वहां नहीं देना है। सीधा क्लास जब आप लिस्ट बनाएंगे कि यहां पर इतना रहा, इतने बजे से इतने बजे आ गए, टाइम टू टाइम बिल्कुल देखते जाइए, ठीक है। चाहे एक पेपर रखिए अपने पास, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कोचिंग से निकल के आप कोचिंग से कितने बजे निकले और घर पहुंचने कितने बजे पहुंचे। तो फिर जो बीच में जो टाइम था कोचिंग से लेके घर तक का, उसमें क्या आपको कितना टाइम लगा और क्या आप वहां पर टाइम को स्पेयर कर सकते थे, बचा सकते थे, या फिर जस्ट आप कोचिंग से निकले और सीधे घर आ गए, या फिर आप वहां पर खड़े रहे, या अगर खड़े रहे तो क्या वहां से कोई प्रोडक्टिव चीज हुई। अगर नहीं हुई तो कल से करना क्या है कि वहां नहीं खड़े होना है, सीधे चले आना है। देखो अब ना समय ना दिनों में नहीं, घंटों में और मिनटों में देखना है। तो कहां कहां हमारे मिनट भी बर्बाद हो रहे हैं, कहां कहां हमारे मिनटों का भी यूज हो रहा है, ये भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, जब वक्त था, जब शुरुआत थी तो हम दिनों में गिन रहे थे, ठीक है, हमारे पास दिनों में था, महीनों में था, फिर महीनों से टाइम दिनों में बदल गया, अब दिनों से घंटों और मिनटों में बदल गया है। तो अब जरूरत है कि हमें एक एक मिनट का हिसाब है रखना है। और हिसाब रखने के लिए सीधी सी बात है, आपको पेन पेपर पे लिखना, पेन से पेपर पे लिखना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं मन में सोच लूंगा तो ऐसे पता नहीं चलता है। अगर इफ यू वांट टू बी एक्यूरेट, अगर आपको एक्यूरेट होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपना रजिस्टर का या कॉपी का एक पेज बना लीजिए। जिस जिस कोचिंग, जितनी भी कोचिंग आप जाते हैं, स्कूल आप जाते हैं, उनसे जैसे ही आप, जब आप घर से जाते हैं तो लिखिए कि कितने बजे निकले, और कोचिंग पे जब आप पहुंच गए तो कितने बजे तक पहुंचे, तो बीच का जो टाइमिंग है वो क्या है। फिर जब क्लास आपकी छूटी तो उसके बाद से जब आप घर के लिए निकले और घर पहुंचे तो क्लास छूटे, जैसे क्लास छूटे तो निकलने से पहले टाइम लिख लीजिए कि इतने बजे छूट रही है क्लास। और फिर जब आप घर पहुंच रहे तो देखिए कितना बज गया। उस ड्यूरेशन में जो टाइम है, तो वो टाइम कितना है उसे पता लगाइए, उस टाइम को निकालिए वहां से। अगर आप कहीं भी थोड़ा बहुत वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि अनप्रोडक्टिव चीजें हो रही हैं, तो कल से उसको खत्म करिए। और इसको ना एक नहीं, कम से कम 10 दिन तक इस एक्सरसाइज को करते रहिए। इससे क्या होता है, देखो कोई भी चीज ना एक दिन में हैबिट नहीं बनती है, और हम छोटी छोटी चीजों को बड़े ही कैजुअली ले लेते हैं कि अरे यार इतने में, ऐसे में क्या हो गया, ऐसे 5-10 मिनट में मैं घर जाके कौन सा पढ़ लेता। नहीं, ये जब दिन भर जुड़ेंगे 5-5 10-10 मिनट ना, तो ये घंटों में बदल जाएंगे। और घंटों की वैल्यू तो है भाई, देखो घंटे की वैल्यू तो है। अगर मैं आपको बताऊं कि समय की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, घंटों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। सपोज करो कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको क्वेश्चन आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि अगर 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते तो मैं क्वेश्चन का आंसर लिख लेता, लेकिन आप चूंकि टाइम हो गया और कॉपी छीन ली, और उस क्वेश्चन के वजह से सपोज करो आपकी डी नहीं लगे, या आपके 99 मार्क्स आने वाले थे, 100 मार्क्स आने वाले थे, उसमें से 2 नंबर कम हो जाएं, तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा आपको। देखो 90 मार्क्स की जो वैल्यू है वो 89 की नहीं है, और 100 की जो वैल्यू है वो 99 की नहीं है। 90 तक नंबर लाना आसान होता है, लेकिन 90 के बाद एक एक मार्क स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, जो बताता है आपकी अच्छी प्रिपरेशन को। देखो क्या होता है कि कोर्स तो देखो सबके लिए एक जैसा है, ज्यादातर टीचर्स भी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चा है ना वो कुछ अलग नहीं पढ़ता। जो टॉपर है ना वो कुछ अलग नहीं पढ़ता, बल्कि अलग तरीके से पढ़ता है। भीड़ जो है ना वो बाजार में होती है, हाईवे पे कोई भीड़ नहीं होती है। ऐसे जो कंपटीशन है ना वो एवरेज लोगों का होता है, ऑर्डिनरी लोगों का होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो अपने आप को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ले गया, तो जो विनर होता है, जो टॉपर होता है, बस वो यही कर लेता है। वो कुछ अलग तरीके अपना लेता है, कुछ अलग एक्सरसाइज कर लेता है, कुछ अलग तरीके से करके अपना समय बचा लेता है, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही हैं। अब उन 24 घंटों को ये आपको डिसाइड करना है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक बात याद रखिएगा, समय से बड़ी पूंजी कोई नहीं है।
एक बार आप पैसा ऐसे ही खर्च कर दें तो चलेगा, लेकिन अगर आप समय ऐसे ही खर्च कर दें तो बड़ी दिक्कत है यार। क्योंकि सांसें तो गिनकर मिली हैं, है ना? जैसे मैं आपको बोलूं, सांसें गिनकर मिली हैं, तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। आपको भी मिली हैं, और जो लोग आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स जो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं वो आप पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई जो भी आपका खर्चे हैं, जो आप चाहे वो आप फीस भर रहे हो, चाहे और कुछ खर्चे हों, वो खर्चे आपके पेरेंट्स पूरे करते हैं। और वो कहाँ से वो पैसा देते हैं आपको। तो वो पैसा क्या है? वो पैसे को पैसा मत समझिए, पैसा तो एक सिंबल है। एक्चुअली में वो एक टाइम है उनकी जिंदगी का, जो उन्होंने तुम्हारे हाथ में रख दिया। अब आप कहोगे कि सर टाइम कैसे हाथ में रख दिया? देखो, कहीं ना कहीं आपके फादर मदर, कोई आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, और जहां वो काम कर रहे होंगे वहां अपने जिंदगी का एक हिस्सा देते होंगे, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, और उस हिस्से के बदले उन्हें वो पैसा मिलता है। उस टाइम जो उन्होंने वहां टाइम दिया अपने वर्क प्लेस पर, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, या फिर खेती बाड़ी कर रहे हो, कुछ भी, वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिया। उस टाइम को वो दूसरे तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते थे, मजे कर सकते थे, सो सकते थे, आराम कर सकते थे, रेस्ट नहीं, लेकिन उन्होंने वहां वो टाइम दिया और मेहनत करी। उस मेहनत के बदले, उस काम के बदले उन्हें पैसा मिला, और वो उन्होंने आपके हाथ में रख दिया। तो वो पैसा नहीं है, वो टाइम है जो उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया और तुमको दिया, ताकि तुम एक बेहतर रिजल्ट ला सको और आगे जाके एक बेहतर पोजीशन लाइफ में अचीव कर सको, सो दैट जब वो ओल्ड एज में आ जाएं तो आप उनको पे बैक कर सको, उनका ख्याल रख सको। जैसे आज वो आपका ख्याल रख रहे हैं, आप बच्चे हैं, तो जब वो काम करने लायक ना रहे, वो रिटायर्ड हो जाएं, तो तुम उनका भी वैसा ही ख्याल रख सको। इसलिए वो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा तुम्हारे लिए खर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुम कहीं फीस नहीं भर रहे हो, तुम कहीं फीस नहीं भर रहे हो, बल्कि अपने पेरेंट्स की जिंदगी का एक हिस्सा भर रहे हो, हिस्सा दे रहे हो वहां पर। तो अगर आप उस टाइम के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, जस्टिस नहीं कर रहे हो, उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आप भी समझ रहे हो कि आप सही नहीं कर रहे हो और सही दिशा में नहीं जा रहे हो। तो अब जरूरत क्या है कि आपको उस समय का सदुपयोग करना है, सही यूज करना है, ताकि आप जब आगे बढ़ें और एक सही पोजीशन होल्ड करेंगे तो आप भी अपने पेरेंट्स का वैसा ही ख्याल रख सकें, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का वैसा ही ख्याल रख सकें जैसा वो आज आपका रखते हैं। आपके पेरेंट्स गांव में रहते होंगे, लेकिन आपको यहां शहर में रखा हुआ है, या शहर में भी हैं तो वो अपनी जरूरतों से समझौता कर लेंगे। पिताजी के अगर जूते भी फट जाएंगे ना, तो वो जूते वैसे ही चलाते रहेंगे, लेकिन आपको बेहतर जूते दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बाहर जाके ह्यूमिलिएट हों, आप शर्मिंदा हो। आपको वो वैसे ही रखेंगे जैसे बच्चों में आप पढ़ रहे हैं। तो आपके बेहतर कल के लिए वो अपना आज खर्च करे जा रहे हैं। तो अगर आपके बेहतर कल के लिए वो अपना आज खर्च कर रहे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी एक दिन उनके लिए कुछ बेहतर कर सकें, उनका ख्याल रख सकें, उनको वो सारी खुशियां दे सकें जो वो आज नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए समर्पित हैं, आपके लिए डेडिकेटेड हैं। और आप ऐसा कब कर पाओगे? जब आप एक बेहतर पोजीशन पे होगे, कोई अच्छा जॉब करोगे, कोई अच्छा बिजनेस करोगे, जो भी करोगे बेस्ट करोगे, तभी तो कर पाओगे। अगर आप खुद ही जिंदगी में एक फेल्योर बन के रह जाएंगे तो उनके लिए बेहतर कैसे करेंगे? तो अब जरूरत आ गई है कि हम अपने समय का एक एक सेकंड का ध्यान रखें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। अब समय दिनों में नहीं है, अब समय घंटों में और मिनटों में और सेकंडों में है। तो जरूरत आ गई है कि हम अपनी रियल पोजीशन चेक करें कि हमारी पोजीशन क्या है, और उसके हिसाब से जो समय बेकार जगह पे इन्वेस्ट हो रहा वहां से निकालें। और यकीन मानिएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम 2-4 घंटे ऐसे निकल आएंगे जो कि फालतू ही चले जाते थे। और उन 2-4 घंटों में आप पढ़ाई करके, मेहनत करके दूसरों को पछाड़ दोगे, दूसरों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, बस अलग तरीके से कर रहे हो।
तो आप बताओ कमेंट करके कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मुझसे अग्री करते हैं मेरी इस बात से, और वो आज से नहीं, अब से ही इस वीडियो को देखते ही अपनी रियल पोजीशन चेक करेंगे, अपना टाइम चेक करेंगे कि कहां कहां इन्वेस्ट हो रहा, उसको बचाएंगे और उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करेंगे और एक बेहतर रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। देखो, कई लोग ऐसा कहते हैं कि 12th के रिजल्ट से कुछ नहीं होता। देखो, ऐसा नहीं है। चाहे 12th हो, चाहे 10th हो, या कोई भी कॉलेज एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर रिजल्ट हमारी लाइफ में मैटर करता है। जब हम कहीं भी, देखो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, जब हमें सफलता के आसार दिखते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है, तभी अंदर से। देखो, दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल तो हम लोगों को सुन लेते हैं, आप मुझे सुन लेते हो या और भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते होगे और किसी टीचर को सुन लेते होगे, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। वो हमेशा लास्ट नहीं करता, वो हमेशा नहीं चलता, वो कुछ समय के लिए होता है। जब तक आप क्लास में हो, जब तक आप वीडियो देख रहे हो, तब तक तो आपको लगता है कि यार सामने वाला सही बोल रहा है, हाँ मुझे करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप उस जगह से दूर हटे, जैसे ही आप उस क्लास से बाहर निकले, तैसे ही तुरंत आपके दिमाग में से पता नहीं क्या एकदम से ऐसा लगता है, जब क्लास में तब तो गुब्बारा फूलता जाएगा, फीलिंग्स आती जाएंगी कि यार सर सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा करना चाहिए, यार सही कर रहे हैं, ऐसा ही मेरे साथ होता है, अब मैं आज से देख लेना बिल्कुल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। इमोशनल हो रहे हो, मन भावनाएं उमड़ रही हैं कि सही है यार, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, सही है यार ये हमारे लिए इतना कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जैसे ही उस प्लेस को छोड़ते हैं, जैसे ही क्लास से बाहर निकलते हैं, तो पता नहीं गुब्बारे में कौन सी पिन चुप जाती है, करके सारी हवा निकल जाती है। तो वो हवा ना निकले उसके लिए क्या करें? उसके लिए चाहिए इंटरनल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन दो वजह से आता है, दो तरीके से आता है। पहला, कि आप जो कर रहे हो, अगर आप में उसको सक्सेस मिलने लगे तो ऑटोमेटिकली आप और बड़ा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो अगर आपका ये बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो ये पक्का मानिएगा, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपका मोरल हाई हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, और आपको लगेगा कि अगर मैंने अभी किया है तो मैं आगे भी कर सकता हूं। आपके इरादे बुलंद होंगे। एक बात याद रखना, जंग बुलंद इरादों से ही जीती जाती है, चाहे फिर वो जिंदगी की हो और चाहे फिर वो परीक्षा की हो। तो इरादे बुलंद कब होंगे? जब आपको सफलता के आसार नजर आएंगे। और सफलता के आसार नजर कब आएंगे? जब आप अपने आप को सही जगह, अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करोगे। तो जैसे ही आपको लगेगा कि आपके पास 2 घंटे ज्यादा आ गए और आपने उसमें ज्यादा पढ़ लिया, आप दूसरों से ज्यादा आगे निकल गए, टेस्ट में ऑटोमेटिकली आपके अच्छे टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आने लगेंगे। और जब यहां नंबर अच्छे आएंगे, मोरे राय होगा, आप 12th में बहुत अच्छा करोगे, 12th में बहुत अच्छा करोगे, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, और फिर आगे लाइफ में भी अच्छा करोगे। दूसरा चीज क्या होता है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, ज्यादातर लोगों को तो, ज्यादातर स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि उनको तो यह भी नहीं पता कि आखिर वो पढ़ क्यों रहे हैं। उनके पास तो पढ़ने के लिए कोई वजह नहीं है, उन्हें ये नहीं पता। सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, सब स्कूल जाते हैं तो हम भी जा रहे हैं। भाई बड़े हो गए, 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, तो पिताजी ने स्कूल में डाल दिया, अब तो प्ले ग्रुप से डाल देते हैं 2 साल में ही। तो भैया सब जाते हैं तो हम भी जा रहे हैं। सब बोर्ड एग्जाम में 4-4 कोचिंग लगाते हैं, हमने भी लगा ली। तुम्हारा रीजन क्या है? तुम क्यों पढ़ रहे हो? कभी सोचा है बैठ के शांति से कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरी वजह क्या है? शायद ही सोचा हो। देखो, वक्त आ गया है सोचने का यार। सोचिए कि आपकी वजह क्या है, आप क्यों कर रहे हैं। आपका दोस्त किस वजह से कर रहा है, दुनिया किस वजह से कर रही है, डजंट मैटर। आपकी कोई वजह है, आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ ही क्यों रहे हैं। कुछ और कर लीजिए, स्पोर्ट्स में चले जाइए, म्यूजिक में चले जाइए, डांस करने लगिए, उसमें चले जाइए, और कुछ कर लीजिए। पढ़ाई किस लिए कर रहे हो भाई? क्या कभी पूछा है सवाल अपने आप से? नहीं पूछा है तो अभी पूछो, शांत बैठ जाओ। देखो, एक बात याद रखना, हम सबको ना अपने आप से भी बात करनी चाहिए।
अभी तो हम क्या होता है दूसरों से बातें करते रहते हैं, अपने आप से करनी चाहिए हमेशा। कम से कम दिन में 10 मिनट अपने आप को जरूर देना चाहिए, 5 मिनट जरूर देना चाहिए, 5 से 10 मिनट शांत एक कोने में बैठ जाइए, बिल्कुल शांत, फिजिकली भी और मेंटली भी। और फिर अपने आप से पूछिए कि किस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो रास्ता कहां जाता है, आपकी मंजिल जिंदगी की क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, जो भी वर्तमान में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और अगर रीजन आ जाता है कि आप इसलिए कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या आप सही रास्ते पर हैं, सही पाथ पर हैं? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? वो कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में जो आपको आपके सही रास्ते से भटका रहे हैं, यहां वहां ले जा रहे हैं? कौन से? उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कब पता चलेगा? जब आप अपने आप से बात करेंगे। और आप अपने आप से कैसे बात करेंगे? जब आप 10 मिनट अपने आप को देंगे और शांत बैठ जाएंगे, बिल्कुल शांत, ना फिजिकल कोई एक्टिविटी करेंगे, ना मन को कहीं ले जाएंगे, एकदम शांत। ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, वो सामने आने लग जाएंगे। दे विल बिकम एपरेंट बिफोर यू, आपके सामने आने लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट और गैर जरूरी चीजें अलग अलग दिखने लगेंगी कि ये जरूरी है और ये गैर जरूरी है। उनमें एकदम एक लाइन क्लियर हो जाएगी, क्लियर लाइन खिंच जाएगी, ये मेरे लिए जरूरी है और ये मेरे लिए गैर जरूरी है। और फिर आप जो चीजें जरूरी हैं उनका चुनाव कर पाओगे। और जब जरूरी चीजों का चुनाव कर लोगे तो फिर उनके लिए आगे काम करने लग जाओगे। तो इसलिए खुद को 5 से 10 मिनट जरूर दीजिए, चाहे। और ये केवल छात्रों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर किसी के लिए, जिंदगी में हर आदमी को ना, हर इंसान को अपने आप से तो बात करनी ही चाहिए। क्योंकि देखो, दुनिया हमारे अलग अलग पहलुओं से वाकिफ होती है। दुनिया वही देखती है जो हम दिखाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं। हर व्यक्ति के सैकड़ों रूप होते हैं। ऑफिस में अलग होगा, घर में अलग होगा, दोस्तों के साथ अलग होगा, रिश्तेदारों में अलग होगा, क्योंकि उस जगह के हिसाब से हम खुद को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे विद्यार्थी होगा, क्लास में अलग होगा, कोचिंग पर अलग होगा, किसी कोचिंग पर अलग होगा, घर पर अलग होगा, दोस्तों के साथ अलग होगा, शादी ब्याह में जाएंगे तो अलग होगा। तो अलग अलग लोगों को, दुनिया को तो हम अपने अलग अलग पहलू दिखाते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज अपनी शो करते हैं। लेकिन एक इंसान इस दुनिया में है जो आपके सारे रूपों से वाकिफ है। केवल एक इंसान है जो आपके सारे रूपों से वाकिफ है, सारे आपके पर्सोनास से वाकिफ है। केवल एक ही है वो दुनिया में जो आपकी हर बात जानता है। एक ही इंसान है जो आपके हर रूप से वाकिफ है। अलग अलग लोग तो आपके अलग अलग रूप देखते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी से वाकिफ हैं, क्योंकि उनको आप वैसे ही दिखाते हो। केवल एक इंसान है दुनिया में जो सब कुछ जानता है आपके बारे में, सब कुछ। आप कब जागते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहां टाइम वेस्ट करते हो, कहां टाइम सही इन्वेस्ट करते हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, किसके बारे में कैसा सोचते हो, क्या सही सोचते हो या क्या गलत सोचते हो, क्या सही करते हो क्या गलत करते हो। केवल एक इंसान है जो सब जानता है, जिससे आप झूठ नहीं बोल सकते, जिसको आप मूर्ख नहीं बना सकते, जिसके सामने आप दिखावा नहीं कर सकते, प्रिटेंड नहीं कर सकते। जानते हो वो इंसान कौन है? वो इंसान है आप खुद। आप खुद वो इंसान हो जो खुद के साथ 24 घंटे रहते हो। आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या गलत रास्ते पे जा रहे हो। दूसरों को तो आप बहाने बना दोगे, दूसरों को तो आप 10 बातें बता दोगे, लेकिन आप जानते हो भाई, आप बिल्कुल जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। तो जब आप अपने आप से ही बात करोगे तभी तो पता चलेगा। अभी तो आप अपने आप से भागते हो। अभी ना हम अपने आप से भागते हैं। क्यों भागते हैं हम अपने आप से? क्योंकि अगर अपने आप का सामना करेंगे ना तो सच का सामना करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और सच्चाई तो भैया कड़वी होती है, उसका सामना हर कोई नहीं कर पाता। दिलेर आदमी ही सच्चाई का सामना कर पाता है। कमजोर आदमी में इतनी ताकत नहीं है वो किसी सच्चाई का सामना कर ले। जो दिलेर होता है वही सच्चाई का सामना करता है।
और जब आप अपने आप से बात करोगे तो आपका सच्चाई से सामना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आप कैसे इंसान हो और क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो इसीलिए लोग अपने आप से बात करने से बचते हैं, भागते हैं। वो कई 50 तरीके के बहाने बना के अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप से बचते हैं, भागते हैं, अपने आप से बात नहीं करना चाहते। क्योंकि जब अपने आप से बात करोगे ना तो सामने आ जाएगी पिक्चर सच्चाई की कि आप कर क्या रहे हो, अपनी कमियां दिखने लग जाएंगी और वो हमें बर्दाश्त नहीं है। अभी तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि सामने शीशा है ना, और उसकी धूल साफ करे जा रहे हैं, शीशे की धूल साफ करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरा साफ दिख नहीं रहा है, चेहरा साफ नहीं दिख रहा। और हम लगा किसको दोष दे रहे हैं? शीशे को। उस पे सफाई मार रहे हैं, कपड़ा मार रहे हैं, गीला सूखा सब। और धूल कहां है? धूल तो है हमारे चेहरे पर। तो जब तक चेहरा साफ नहीं करोगे ना, शीशे में आपकी इमेज साफ नहीं दिखेगी। जरूरत चेहरा साफ करने की है, शीशा नहीं। जरूरत अपने अंदर झांकने की है। बाहरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बाहरी तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनको आप कह देते इस वजह से, उस वजह से, इस कारण से, उस कारण से। हजार कारण हैं, लेकिन उन कारणों को बता के आप सिर्फ शीशे की धूल हटा रहे हो, जबकि शीशे पे तो धूल है ही नहीं। क्योंकि कोई भी रीजन, बाहरी कोई भी चीज आपको रोक ही नहीं सकती जब तक आप खुद ना रुकना चाहें। बाहरी कोई चीज आपको नहीं रोक सकती जब तक आप खुद ना रुकना चाहें। आपको खुद रुकना, अगर खुद रुकते हैं और दोष देते हैं बाहरियों को कि ये रीजन हो गया था, इस वजह से मैं तब टाइम नहीं दे पाया, उस वजह से मैं तब नहीं कर पाया, हजार चीजें हैं, लेकिन असली वजह आप जानते हो क्या है, बस आप उसका सामना नहीं करना चाहते, आप डरते हो, भागते हो उससे। क्योंकि सामना होगा ना तो सुधार करना पड़ेगा, खुद को दोष देना पड़ेगा, दूसरों को ब्लेम। अभी तो हमें मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, तो दूसरों को ब्लेम नहीं कर पाओगे, खुद को ब्लेम करना पड़ेगा। और जब खुद को ब्लेम करोगे तो सुधार करना पड़ेगा, और सुधार करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, हमने एक दायरा बना लिया, एक किले की दीवार, उस किले में बंद रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त, और उसके लिए सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, खुद का सामना करना पड़ेगा। अरे दुनिया का सामना आप कर सकते हो, लेकिन दिलेर दमदार आदमी वो होता है जो खुद का सामना करे। तो खुद का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। खुद का सामना अगर कर लिया तो ये समझ लीजिए दुनिया जीत ली। अरे दुनिया को तो जीत सकते हो अगर आपने खुद को जीत लिया, खुद पर काबू कर लिया। हमारा खुद पे काबू नहीं है, हम बंधे हुए हैं बेड़ियों से, जंजीरों से, गुलाम हैं हम गुलाम हैं अपने कंफर्ट जोन के, अपने आलस के, अपनी लालच के, अपनी आदतों के। याद रखना, इंसान को उसकी आदतें ही बनाती और बिगाड़ती हैं। अगर कहते हैं कि अगर आपको खुद को बदलना है तो पहले आदतों को बदलिए, वही आपको बनाएंगी और बिगाड़ेंगी। तो ये बेड़ियां हैं हमारे पैरों में, हमारे हाथों में हथकड़ियां हैं कंफर्ट जोन की, हमारी आदतों की। कई बार कहते हैं ना, अरे यार सॉरी यार तेरे से गुस्से में भूल गया। मतलब गुस्से में आपके ऊपर काबू है ही नहीं। अरे यार मैं देर तक सो गया, पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपका अपने शरीर पर काबू है ही नहीं। अगर आपका अपने आप पे काबू होता तो क्या आप गुस्से में किसी से ऐसे शब्द बोलते जिसके लिए आपको बाद में माफी मांगने पड़े? क्या आप अपने आलस के चक्कर में वो समय बर्बाद कर देंगे जिसके लिए आज आपको पछताना पड़ रहा है? नहीं। तो सबसे पहले हमको अपने आप का सामना करना पड़ेगा, अपनी कमियों को मानना पड़ेगा, और अपनी कमियों को मानने के बाद ही, कहते हैं ना, गलती की स्वीकारता ही सुधार की शुरुआत होती है। तब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन दो तरीके के होते हैं, ये फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है। फिजिकली कंफर्ट जोन क्या है? जैसे कितने बजे तक हम सोएंगे, कितने बजे हम जगेंगे, किस जगह पे हम जाना पसंद करेंगे, कब नहीं, किस टाइम हमें पढ़ना पसंद करेंगे, कब नहीं करेंगे। और मेंटल,
कौन सी चीज हम सोचेंगे और कौन सी नहीं सोचेंगे। कई बार बिना कारण के ही उदास हो जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता क्यों उदास हो रहे हैं। तो किस व्यक्ति से हम बात करेंगे, किस नहीं, क्या सुनना हमें हमें आनंद आता है, क्या नहीं। ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं जिन्हें अपनी तारीफ सुनने में मजा आता है, सभी को आता है। ज्यादातर लोग बुराई बर्दाश्त नहीं होती, चाहे फिर वो सच्ची ही हो। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें वो लोग मिलें जो हमसे अग्री करें, हमें वो लोग मिलें जो हमें रिस्पेक्ट दें, हमें वो लोग मिलें जो हमें आगे से लें। एक मिनट के लिए रुक के सोच लीजिए, क्या आप भी ऐसे इंसान हैं? भाई जैसे लोग आप अपनी जिंदगी में चाहते हो ना, तो दूसरा भी तो यही चाहता है, दूसरा भी तो यही चाहता होगा ना। तो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपने ये बेड़ियां तोड़ दी कंफर्ट जोन की, चाहे वो फिजिकल कंफर्ट जोन हो चाहे मेंटल कंफर्ट जोन हो, तो समझ लीजिए कि अब आपकी सक्सेस का रास्ता बन गया है, आपको दिशा मिल गई है। तो बस अपने आप से बात करिए और एक बेहतर, सक्सेसफुल, समझदार इंसान बनने की यात्रा पर निकल पड़िए। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, और सहमत हैं तो क्या आप अपने आप से बात करना स्टार्ट करेंगे और सुधार करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है, आपके जवाबों का इंतजार है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो क्लास में, उसमें कोई और